हेलो एस्पिरेंट्स। आज की इस हाई एनर्जी पॉलिटी मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो एसएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एकदम जान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। मैं गारंटी देता हूं आज के सेशन के बाद प्रस्तावना से जुड़ा कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे पूरी तरह से मास्टर करते हैं। फटाफट देख लेते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम शुरू करेंगे प्रस्तावना के परिचय से, फिर इसके 4 मूल तत्व, मुख्य शब्द, इसका महत्व, कुछ बहुत ही ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखेंगे और लास्ट में करेंगे एक सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन। तो चलिए डाइव इन करते हैं हमारे पहले सेक्शन में। प्रस्तावना का बैकग्राउंड आखिर है क्या? आप देखिए, दुनिया में सबसे पहले प्रीएम्बल का आइडिया अमेरिका के संविधान से आया था। लेकिन अगर हम अपने भारतीय संविधान की बात करें तो इसका सीधा बेस है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये सीधा सीधा PYQ है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना का आधार क्या है, तो इसे याद रखिएगा। अब आते हैं एग्जामिनर्स के ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक पर, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। हमारी प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है और उसके जरिए ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों वर्ड्स को ना एकदम अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हर दूसरे MCQ में छपे हुए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। प्रस्तावना के वो 4 पिलर्स या मूल तत्व कौन से हैं? रिवीजन के पर्पस से ये टेबल एक असली गोल्ड माइन है। प्रस्तावना हमें 4 क्लियर बातें बताती हैं। पहला, पावर का सोर्स क्या है, वो हम भारत के लोग हैं। दूसरा, राज्य का नेचर कैसा है, यानी भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है। तीसरा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। और चौथा, जो अक्सर फंसाता है, संविधान को अपनाने की डेट, वो है 26 नवंबर 1949। इसे एकदम रट लेना है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर और उन भारी भरकम शब्दों को डिकोड करते हैं जो प्रस्तावना में लिखे हैं। सबसे पहला शब्द है संप्रभु या सॉवरेन। इसका असली मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझें तो भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है बॉस। हमारे देश के ऊपर किसी भी बाहरी ताकत का कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे देश के अंदर का कोई मैटर हो या फिर फॉरेन पॉलिसी। भारत अपने फैसले खुद लेने के लिए 100% आजाद है। अब इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र 2 तरह का होता है। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे स्विट्जरलैंड में होती है, जहां जनता सीधे फैसले लेती है, रेफरेंडम या रिकॉल के जरिए। लेकिन हमारे भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो संसद में बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। इसे हम प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। अब सुनिए एक ऐसा फैक्ट जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स का सुपर फेवरेट है। प्रस्तावना में जो 3 तरह के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो हमने 1917 की रूसी क्रांति से इंस्पायर होकर लिए हैं। जबकि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व वाले जो आइडियल्स हैं, वो फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं। इन्हें आपस में बिल्कुल मिक्स मत कीजिएगा, वरना मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्तावना का महत्व। किन बड़े विचारकों ने इसके बारे में क्या कहा है? KM मुंशी जी का ये स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने प्रस्तावना को पॉलिटिकल होरोस्कोप यानी राजनीतिक भविष्यफल कहा है। इसके लिए एक मेमोरी हैक बता रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चन में होरोस्कोप या भविष्यफल कीवर्ड दिखे, सीधा मुंशी जी के नाम पर टिक लगा देना है। मैचिंग वाले सवालों में ये बहुत काम आता है। अब यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं फंसाता है। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर सवाल पूछे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आंसर होगा आर्टिकल 32। लेकिन अगर सिर्फ प्रस्तावना को आत्मा कहने की बात हो तो भार्गव जी का नाम ही आएगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है। इनके अलावा 2 नाम और याद रखने हैं। अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट बार्कर ने इसे कीनोट कहा है, और हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह जी ने भी इसे आत्मा मानते हुए अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से इसकी तुलना की है। ये सारे कोट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। चलिए अब आते हैं आज के सबसे ज्यादा वेकेज वाले कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर, ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? इस टाइमलाइन को देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे बदला। 1960 के बेरुबाड़ी केस में कोर्ट ने कहा नहीं, यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर 1973 में आता है लैंडमार्क केशवानंद भारती केस।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और 1995 के LIC केस तक आते आते तो इसे संविधान का इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग ही मान लिया गया। तो फिर सवाल उठता है, क्या हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। केशवानंद भारती केस ने साफ कर दिया कि आर्टिकल 368 के तहत इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, पर शर्त सिर्फ एक है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना को कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। जो कोर फीचर्स हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते। बहुत बढ़िया। अब अपनी एनर्जी थोड़ी और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब टाइम है हमारे रैपिड फायर रिवीजन का। आपके स्क्रीन पर है पहला सवाल, और ये एक क्लासिक PYQ है। सोचिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? और सही जवाब है सिर्फ और सिर्फ एक बार, ओनली वन टाइम। वो था 1976 का 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये फैक्ट तो नींद में भी याद होना चाहिए। अगला हाई यील्ड सवाल, क्या हमारी प्रस्तावना न्यायालय में जस्टिशिएबल यानी न्यायोचित है? सोचकर देखिए। इसका सीधा सा जवाब है नॉन जस्टिशिएबल। बिल्कुल नहीं। आप प्रस्तावना में लिखी बातों को लागू करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। ये ना तो सरकार को पावर देती है और ना ही उसकी पावर पर रोक लगाती है। एग्जाम में ये स्टेटमेंट देकर बहुत फंसाया जाता है, तो इस ट्रैप से बच के रहना है। चलिए सिर्फ 60 सेकंड में आज की पूरी क्लास का निचोड़ देखते हैं। बेस क्या है? नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। 42वें संशोधन से कौन से 3 शब्द आए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और इसे संविधान का अभिन्न अंग कब माना गया? केशवानंद भारती केस 1973। परफेक्ट। आज का ये सेशन सच में कमाल का रहा। इस मास्टर क्लास के बाद प्रस्तावना का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में परेशान नहीं करेगा। बस अपना रिवीजन चालू रखिए। पर सेशन को खत्म करने से पहले मैं एक थॉट आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, न्याय, समता और बंधुत्व के जो इतने महान आदर्श इस प्रस्तावना में लिखे हैं, क्या वो हमारे जीवन काल में कभी पूरी तरह से रियलिटी बन पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।